So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. This is going to be one of the most interesting lecture क्योंकि ये जो पोम मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सोनेट नंबर 73 है विलियम शेक्सपियर का और ये मेरा शेक्सपियर का सबसे फेवरेट पोम है. दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सोनेट ऑफ ऑल. और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस पोम का जो एक्सप्लेनेशन है, इस पोइट्री के अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो मैं कहीं ना कहीं समझ पाता हूँ. और कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी चीजें मैंने इसे एक्सपीरियंस किए हैं जो इस पोइट्री से डायरेक्ट कह सकते हैं कि कनेक्शन में है. मतलब मैं फील कर पाता हूँ. आई डोंट नो हाउ मच आई फील शेक्सपियर. शेक्सपियर उस समय, जिस समय शेक्सपियर लिख रहे थे, तो व्हाट शेक्सपियर वाज थिंकिंग, हाउ शेक्सपियर फेल्ट, आई रियली डोंट नो. बट मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट कि जो शेक्सपियर कहना चाह रहे हैं, है ना, जो एक्सप्रेशन शेक्सपियर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज शेक्सपियर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट टू डिलीवर दैट सेम मैसेज विथ यू. अगर आप तक वो मैसेज पहुंचेगा तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिजायर्स को, है ना, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, अपनी स्टोरीज को जरूर लिखना, ताकि हमें लगे कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, है ना, वो आप तक पहुंच गया है. तभी जाके मुझे लगेगा कि हाँ, ये जो पोम मैंने लिखी है वो पोम आप तक पहुंचा है. ठीक है. अब देखो, along with that, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe so that I can be motivated and bring more such lovely poems, poem का explanation for you. And along with that, you can also join my telegram channel, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना. अब देखिए, इस पोम के बारे में थोड़ा समझते हैं. ये पोम है क्या? हाँ, ये जो पोम है, ये शेक्सपियर ने इस पोम के अंदर एजिंग के बारे में बातें की है ना, लाइफ के इम्परमानेंस के बारे में बातें की है ना. जिस तरह से इंसान बूढ़ा हो जाता है, या जब इंसान बूढ़ा होता है तो उस समय वो काफी लोनली फील करता है, काफी सैड फील करता है, काफी अकेला फील करता है. और लाइफ जो है उस समय काफी वनरेबल होता है ना. लाइफ काफी मतलब एक सेंस में कह सकते हैं कि अकेलापन, जैसे जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे. अगर किए होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना. जैसे आपके अगर ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगी, जो भी बूढ़े आदमी होंगे आपके गांव के, देखोगे बूढ़े आदमी के पास कोई भी जाके बैठेगा नहीं. कोई भी बूढ़े आदमी के पास नहीं बैठता है, कोई भी बूढ़े आदमी से बातें नहीं करता है. अब इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो जो बूढ़ा इंसान है, वो जो दादाजी या फिर जो ग्रैनी ग्रैंडफादर हैं, वो उनको पका देते हैं, है ना. मतलब काफी बोर कर देते हैं, एक ही कहानियां 10 बार बताते रहते हैं, है ना. और आप उनके पास इसलिए बैठना नहीं चाहते हो. लेकिन एक्चुअली उनके थॉट में काफी विजडम होता है. और उस सिचुएशन में जब वो बूढ़े हो जाते हैं और जब उनके पास कोई नहीं आता है, तो उस समय वो सबसे लोनली फील करता है. क्योंकि देखो, सबसे लोनली अगर कोई फील करता है तो वो बूढ़ा इंसान ही है. उसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है और उसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे विजडम्स हैं. लेकिन जब वो बूढ़ा होता है तो उसके पास उसका खुद का ग्रैंडसन नहीं आता है बैठने के लिए, उसके खुद ग्रैंड डॉटर्स नहीं आते बैठने के लिए, है ना. उसकी बातें नहीं सुनते क्योंकि बूढ़ा इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. हमारे घर के पास कुछ ही दूरी पे एक मकान है व्हाइट कलर का. उस मकान में मैंने देखा एक बूढ़े इंसान को. मतलब पूरी लाइफ में मैं यही सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ. आई एम अ बिग ऑब्जर्वर. तो मैंने उनको देखा, वो दिन भर जब जब भी मेरी आंखें खुलती, जब भी मैं अपने विंडोज पे जाता, जब भी मैं छत के ऊपर जाता, तो मैं उनको हमेशा देखता कि वो अपने विंडो से बाहर झांक रहे होते हैं और उस सड़क को देख रहे होते हैं और घर आसपास के लगे पेड़ पौधे को देख रहे होते हैं, है ना, खेतों में काम करते हुए लोगों को देख रहे होते हैं. तो मैंने उनको देखा. मैं सोचा कि वो इंसान कितना लोनली होगा, है ना. वो जो बूढ़े इंसान है वो कितने लोनली होंगे कि उनका खुद का ग्रैंडसन, खुद का ग्रैंड डॉटर, कोई नहीं उनके पास आ रहा है बैठने के लिए, कोई उनसे बातें नहीं कर रहा है. तो कैन यू इमेजिन दैट लोनलीनेस, कैन यू इमेजिन दैट एक्सप्रेशन, है ना. और उन्हें पता है कि ही इज गेटिंग ओल्ड. उन्हें पता है कि वो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब उनका डेथ हो जाएगा, मे बी सडनली आ जाए. बट इवन नोइंग ऑल दोज थिंग्स, फिर भी वो जो लॉनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो अपने आप में बहुत सैड है. और शायद शेक्सपियर इस चीज को समझ रहे होंगे, शायद शेक्सपियर इस चीज को जान रहे होंगे. हो सकता है शेक्सपियर जब ओल्ड होंगे तब इन्होंने इस पोम को लिखा होगा. वट एवर द कॉज, बट we can always understand, we can always feel the expression that Shakespeare wanted to deliver, है ना. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो समझो कि यहाँ पे वही बूढ़ा इंसान है, हमारा राइटर है. वो काफी बूढ़ा हो चुका है, वो भी बिल्कुल यही अपने आप को एलिनेट फील कर रहा है, अपने आप को सैड फील कर रहा है, एलोन फील कर रहा है. लेकिन उस लॉनलीनेस में,
ही हैज अ पार्टनर, उसकी बिलवेड है। इसलिए जब कहता है कि दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड, मतलब उस समय भी ही इज टॉकिंग टू हिज बिलवेड, उसकी कोई प्रेमिका है जो उसने साथ में, जिसके साथ अपना पूरा सफर शुरू किया था। और एक चीज और मैं कहता हूं कि whenever it comes to love, है ना, हम लोग लव को समझ ही नहीं पाते। जैसा देखो, सबका अपना अपना तरीका है लव को एक्सप्रेस करने का, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आजकल को जो जनरेशन है वो एक्चुअल में लव करते ही नहीं है। और मुझे आज भी लगता है कि जब आप किसी इंसान के साथ 30 साल, 35 साल, 40 साल तक आप उसके साथ अपने लाइफ को शेयर करते हो, तब जाके आपको एक्चुअल में लव होता है। क्योंकि क्योंकि वो जो लाइफ का स्ट्रगल है, जैसे आपके मदर फादर होंगे, अगर 50, 55 या 60 साल के अगर आपके मदर फादर होंगे, तो कभी देखना कि उन दोनों में कितना भी नोकझोंक हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी कहा सुनी हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप बीच में जाओगे, है ना, बीच में आप किसी को सपोर्ट करने जाओगे, तो दोनों फिर आपस में एक साथ हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द लाइफ, दे हैव द विजडम, उनके पास वो नॉलेज है, उन्होंने उन्होंने साथ में पूरी की पूरी लाइफ को बिताया है, उन्होंने अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखा है, उन्होंने उस बच्चों का स्ट्रगल देखा है, उन्होंने खुद का स्ट्रगल देखा है, उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके वहां तक पहुंचे हैं। तो ऑब्वियसली जो कनेक्शन है दोनों के बीच का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो 40 साल तक, 35 साल तक उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को साथ में मिलके हटाया है, साथ में मिलके मतलब सॉल्व किया है। तो सोचो, उसको प्यार कहते हैं। तो लव इज ऑल अबाउट केयरिंग, लव इज ऑल अबाउट, है ना, गिविंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप को पूरा का पूरा समर्पण कर देते हो, उसी को प्यार कहते हैं। जैसे जिजेक जिजेक एक फिलोसफर हैं, तो जिजेक ने बोला था, मतलब उन्होंने, इनको माना जाता है कि वेस्ट के सबसे डेंजरस फिलोसफर। इवन इफ यू सर्च ऑन गूगल स्लोवेक जिजेक, देन यू विल फाइंड दैट, उनकी बायोग्राफी में ही लिखा होगा, उनके मतलब गूगल पे ही आपको मिल जाएगा कि ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डेंजरस फिलोसफर ऑफ द वेस्ट। वैसे ही इज अ मार्क्सिस्ट। तो उन्होंने बोला, तो लव जो है ना, वो कह के नहीं आता है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लविंग समवन, देन यू आर नॉट लविंग दैट पर्सन, क्योंकि अपने आप प्यार हो जाता है। किससे होगा, कब होगा, नो वन नोस। क्योंकि प्यार जो है ना, जैसे नीचे ने भी कहा है, वॉट एवर हैपन्स इन लव इज बियॉन्ड गुड एंड इविल। देख रहे हो ना, मतलब क्योंकि ये सब फिलोसफर्स थे, ये सब थिंकर थे, उन्होंने बहुत सोचा होगा किसी चीज को समझने में। तो उन्होंने बोला कि वॉट एवर हैपन्स इन लव इज बियॉन्ड गुड एंड इविल, विच मीन्स कि यू कैन नेवर डिफाइन वॉट एवर यू डू इन लव, डज नॉट मैटर। बट वेन इट कम्स टू अंडरस्टैंड लव, आप लव में कुछ भी कर दोगे, फिर भी आप उस चीज के बारे में नहीं कहोगे कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान गलत है। प्यार में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ, कुछ क्राइम भी कर दोगे, मर्डर भी कर दोगे, है ना, तो भी आप प्यार को नहीं कह सकते कि प्यार खराब है। यही कहने की कोशिश कर रहे थे नीचे ने। बट एनीवे, दिस इज व्हाट लव इज, एंड दिस इज व्हाट दिस पोम इज। एक ये जो पोम है ना, वो एक दूसरे को बहुत करीब लाएगा। जब इस पोम को आप पढ़ोगे, तो आप अपने ग्रैंडफादर के करीब आ जाओगे, अपने फैमिली के करीब, अपनी फैमिली वैल्यूज को समझोगे, अपनी लाइफ की वल्नरेबिलिटी को समझोगे, अपनी लाइफ की इम्परमानेंस को समझोगे, है ना। क्योंकि लाइफ जो है ना, आज है कल नहीं है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन। ऐसे आजकल बहुत सारे चीजें आप सुनते होगे, है ना, बहुत सारी घटनाएं सुनते होगे। अचानक से बाढ़ आ गया, पुल ध्वस्त हो गया और पुल से गिर के बहुत सारे लोग मर गए। खैर, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आजकल इंडिया में। वैसे बिहार में तो सारे के सारे पुल वैसे ही ध्वस्त हो रहे हैं, बट अहमदाबाद में अभी रिसेंटली कल की घटना है। तो ऐसे हर जगह हो रहा है। तो खैर, लेट्स नॉट बी पॉलिटिकल, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में अगर घुसना है तो बहुत सारे फेलियर्स हैं आसपास ही। आप देख लोगे गड्ढे, नाले, सारी चीजें देख के आपको पता चल जाएगा कि हम टैक्स किस लिए पे ही कर रहे हैं। बट एनीवे, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है लाइफ का, ये जो इम्परमानेंस है लाइफ का, वो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। जैसे आप डोवर बीच पढ़ोगे, तो डोवर बीच में वही है, थोड़ा डिफरेंट है। डोवर बीच में मैथ्यू अर्नेल कहते हैं अपनी प्रेमिका को, लव लेट अस बी कम टुगेदर, है ना। मतलब एक सेंस में वो अपनी पोइट्री में कहना चाहते हैं कि जो प्यार है ना, वही एक दूसरे को साथ लाएगा। क्योंकि जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड अब बिल्कुल इमोशनलेस हो चुका है। ये जो वर्ल्ड है ना, बिल्कुल अब जैसे जो सेंटर था, है ना, जो कह सकते हैं कि रिलीजियस फेथ था, वो खत्म हो चुका है। तो अब हम एक दूसरे के साथ अगर ट्रू रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, तभी एक दूसरे का केयर कर पाएंगे। दिस इज व्हाट मैथ्यू अर्नेल वाज ट्राइंग टू से इन हिज डोवर बीच। कभी ना कभी मैं डोवर बीच को भी पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल चलते हैं इस पोम के ऊपर। फिर आगे कहता है, अब देखो, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, एक्सप्रेशन आप फील कर पाओ पोइट्री को, क्योंकि पोइट्री का एक सेंटेंस एक बुक के बराबर होता है।
तो मैं हमेशा समझता हूँ कि एक अच्छा राइटर या फिर एक अच्छा एक्सप्लेनर वही हो सकता है जो एक पोम को कम से कम 10 लेक्चर में खत्म करे। बट एनीवे इतना इतना समय हमारे पास नहीं है और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कहता है अपॉन दोज बॉ विच सेक्स अगेंस्ट द कोल्ड, है ना। अपॉन दोज बॉ, अपॉन दोज बॉ का मतलब है उस पेड़ की टहनियों के बारे में बातें कर रहा है, उस पेड़ की जैसे देखो आप जब विंटर, आप पहले इमेजिन करो, देखो ये लिटरल मीनिंग है, इंप्लाइड मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा। लिटरल मीनिंग ये कहता है कि विंटर का समय है, विंटर आ चुका है, अर्ली विंटर का समय है और लेट ऑटम का समय है। उस समय पेड़ के जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ चुके हैं और उस पेड़ के झड़े हुए पत्ते की जो टहनियां हैं, दोज बॉ, बॉ का मतलब वो टहनियां, पेड़ों के वो टहनियां, वो एक तरह से बेयर टहनियां हैं जिनके ऊपर कोई भी पत्ते नहीं है। विच सेक अगेंस्ट द कोल्ड, जो कि कोल्ड के अगेंस्ट सेक कर रहा हो, है ना। एक तरह से यहाँ पे वनरेबिलिटी को दिखाया गया है ना, ट्रेम्बल कर रहा हो, ठंड में जैसे ट्रेम्बल करते, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेटाफर है, डायरेक्ट सिंबोलिज्म यूज किया गया है। यहाँ पे ओल्ड बॉडी मतलब ओल्ड मैन जो है उसकी वनरेबिलिटी को दिखाया गया है, वो कितना वनरेबल हो चुका है ना, ज्यादा एज होने की वजह से उसका बॉडी जो है कमजोर हो चुका है। अब हमारा जो राइटर है वो कमजोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मतलब एक होता है ना कि जब आप यंग होते हो तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, जैसे एस.टी. कॉलेज ने अपनी एक पोम में लिखा था यूथ एंड ओल्ड के बारे में। तो यहाँ पे राइटर जो है ही नोज दैट ही इज गेटिंग ओल्ड, ही नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई वेरी सून, बट नो वन नोज व्हेन ही विल डाई, बट ही नोज कि वो जो लाइफ की जो इम्परमानेंस है उसके बारे में वो जानता है। आगे चलते हैं, कहता है इन मी thou sees the twilight of such day as after sunset fadeth in the west। अपनी प्रेमिका से कहते हैं इन मी, मतलब तुम मुझ में देखती हो, है ना। द स्पीकर इज नाउ ट्विलाइट, देख रहे हो यहाँ पे अगेन ही इज यूजिंग मेटाफोरिकल सेंस में, वो कहता है कि तुम मुझे ट्विलाइट की तरह देखती हो। ये जो ट्विलाइट है वो है नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि ट्विलाइट का मतलब है जब शाम ढलती है, जब अंधेरा होता है, एंड ऑफ द डे को ट्विलाइट कहते हैं। तो ट्विलाइट में देखोगे धीरे धीरे प्रकाश खत्म होता जाएगा और आप सूरज को डूबते हुए देखोगे। जब सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका होता है तो उस समय जो छोटे मोटे लालिमा होते हैं ना क्षितिज के ऊपर, है ना, तो उसको बोला गया ट्विलाइट। और ये जो ट्विलाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नियरिंग डेथ या फिर नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ। तो वो कहते हैं इन मी दो सीज द ट्विलाइट ऑफ सच डे, मतलब मेरे अंदर तुमने ट्विलाइट देखा। अब देखो ट्विलाइट में थोड़ी सी रोशनी होती है, वो एक थोड़ा सा होप होता है ना, कि स्टिल सन हैज नॉट सेट, है ना, मतलब सन अभी भी है, सन की जो परछाई है, सन की जो किरणें हैं अभी भी है। तो वो जो बूढ़ा आदमी है ना, वो जो ओल्ड एज में है, वो जो एजिंग कर रहा है, तो उसमें आज भी वो चमक है, उसमें आज भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है ना। इवन दो देयर इज नथिंग, मतलब राइटर सोच रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो नहीं है अब, बट स्टिल जो इनकी प्रेमिका है, जो बिलवेड है, वो इनको उसी प्यार से देखती है जिस प्यार से वो पहले देखा करती थी। फिर कहता है एज आफ्टर सनसेट फेडेथ इन द वेस्ट, और जैसे जैसे सनसेट क्या होता है, फेड होता है वेस्ट में, सनसेट को देखोगे फेड होते हुए। यहाँ पे जो सन है ना वो, और या फिर ट्विलाइट, सन जो है फेड होके ट्विलाइट होता है, मतलब ट्विलाइट बनता है, और ट्विलाइट फेड होके डार्कनेस लेके आता है। तो ये जो डार्कनेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को, डार्कनेस इक्वल टू डेथ। और ये जो वेस्ट है, जो जब कहते हैं लास्ट में एज आफ्टर सनसेट फेडेथ इन द वेस्ट, ये जो वेस्ट है, तो वेस्टर्न कल्चर के अनुसार ट्रेडिशनली दिस इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ लाइफ। वेस्ट को एंड ऑफ लाइफ, जैसे एंड ऑफ लाइफ माना जाता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर। तो ये जो सनसेट हो रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन के, ह्यूमन जो डेथ की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। ये जो बूढ़ा एज है, ये जो एज है, ये एज धीरे धीरे डेथ की तरफ क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, उसको डिनोट कर रहा है। फिर कहता है विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डोथ टेक अवे, और धीरे 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 करके जो ब्लैक नाइट है वो क्या कर रहा है, वो इसके ऊपर हावी हो जा रहा है, विच मीन्स की ब्लैक नाइट। अब देखो यहाँ पे जो ब्लैक है या नाइट है, नाइट जो है डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ब्लैक नाइट कह रहा है, विच मीन्स की सून आफ्टर ट्विलाइट डार्कनेस कम्स। और जब डार्कनेस लर्क करता है, जब डार्कनेस आता है तो विच मीन्स डेथ आता है, विच मीन्स की ये फिर वर्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये फिर उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब लाइफ अचानक से इम्परमानेंटली, मतलब इम्परमानेंस है, मतलब डेथ नजदीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक नाइट है वो एक तरह से मेटाफर यूज किया गया है, और यहाँ पे यूफेमिज्म भी है। जैसे आगे कहते हैं दैट ऑन दी एसेस, हाँ कहा था मैं, विच, हाँ, डेथ सेकंड सेल्फ दैट
दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट। तो यहां पे कह रहा है कि डेथ जो सेकंड सेल्फ है, यहां पे आप देखो यूफेमिज्म, जो रेस्ट जो वर्ड है वो एक तरह से यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म का मतलब है आप किसी हार्श चीज को पोलाइटली बोलते हो, है ना, किसी को पोलाइटली लेकिन हार्शली बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं। यहाँ पे डेथ जो है ना वो काफी हार्श वर्ड है, किसी के लिए भी हार्श वर्ड हो सकता है ना। जैसे गो टू हेल बहुत हार्श वर्ड है, या फिर किसी को जब कंपनी से निकाल दिया जाता है तो डायरेक्टली आप नहीं कहते हो कि यू हैव बीन फायर्ड, ये कहोगे कि आई एम गिविंग यू एन अर्ली रिटायरमेंट। तो वो क्या है, वो हार्शर वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पोलाइटली तरीके से बोलता है, उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। तो यहाँ भी जो डेथ है, मतलब जो स्लिप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को, और यहाँ पे यूफेमिज्म यूज किया गया। देख रहे हो ना कितने लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कहता है कि डेथ दैट्स सेकंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट। और जब लोग सो जाते हैं, मतलब इंसान सो जाएगा, इंसान मतलब जब सो जाएगा तो विच मींस इंसान का डेथ आ जाएगा। फिर आगे कहते हैं इन मी दाउ सेज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर। अब देखो यहाँ पे टोन थोड़ा फिर से लग रहा है कि जो इनकी प्रेमिका है वो अभी भी इनको बहुत प्यार नजरों में देखती है। कहती है कि इन मी दाउ सेज, मतलब तुम मुझ में देखती हो क्या, द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, अभी भी मेरे अंदर तुम वो धधकती आग देखती हो। वो जो आग है ना, अब वो उस तरह का आग नहीं है जो यूथ में था, बट स्टिल देयर इज सम फायर इन हिम, है ना, सम ग्लोरी इन हिम। फिर कहता है कि दैट ऑन द एसेस ऑफ हिज यूथ डोथ लाई, और उसका जो यूथ है उसी एसेस पे, जिस तरह से देखो यहाँ पे आपने कभी देखा है एम्बर को, मतलब जलते हुए कभी आप लकड़ी को जब जलाओगे तो लकड़ी जलते जलते एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जब बिल्कुल सिर्फ एम्बर बचेगा, मतलब वो जो लाल सी बिल्कुल बिल्कुल एम्बर जैसा आग होगा, और लेकिन एसेस के ऊपर होता है, विच मीन्स कि अब वो खत्म होने वाला है, बुझने वाला है, बट स्टिल कुछ लहर, मतलब कुछ लालिमा अभी भी उसमें रहती है ना, कुछ एम्बर एम्बर वो कलर होता है, आग का कलर होता है, वो अभी भी रहता है। वही कहता है कि दैट ऑन द एसेस ऑफ हिज यूथ डोथ लाई, और उस एसेस पे उसका यूथ लाई है, मतलब यूथ पड़ा हुआ है, विच मीन्स कि ही इज अबाउट टू डाई। फिर कहता है एज द डेथ बेड वेयर इन इट मस्ट एक्सपायर, है ना, कहता है फायर जो है, मतलब जो जो फायर है, फायर विल डाई आउट ऑन इट्स ओन एशेस, फायर जो है अपने आप अपने ही एशेस पे खत्म हो जाएगा, जिस एश पे वो, मतलब जिस लकड़ी से वो, क्योंकि लकड़ी में आग लगी है तो लकड़ी धीरे धीरे जलेगा, और जलते जलते उसी राख पे पूरी की पूरी जो आग है वो खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से कहता है कि जो इंसान है, जिस बॉडली फॉर्म में वो जिंदा है, जीवित है, उसी बॉडली फॉर्म में धीरे धीरे क्या करेगा, वो बूढ़ा होके मर जाएगा। फिर कहता है कि कंज्यूम्ड विद दैट विच इज इट वाज नरिश्ड बाय, और अपने आप उसी चीज में कंज्यूम हो जाता है, उसी चीज में खत्म हो जाता है जिस चीज से उसको नरिशमेंट मिलती है, जैसे टाइम, जैसे ब्रेथ, जैसे लव। तो ये क्या है, ये फिलोसॉफिकल पैराडाइम है, जहां पे वो कहते हैं जैसे टाइम एक ऐसा समय था, यूथ का समय था, जब आप काफी जवान थे, जब आप काफी पावरफुल थे, है ना, जब आप वेंडेबल नहीं थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है जब आप वेंडेबल हो चुके हो, आप लोनली हो चुके हो, आपसे कोई बात करने नहीं आ रहा, है ना, तो सिचुएशन बहुत अलग हो गया। फिर कहता है यहाँ पे एक तरह से जो फायर है, फायर इज कंज्यूम्ड बाय इट्स ओन वुड, है ना, जलते जलते अब ये एक तरह से दिखाने की यहाँ पे कोशिश है, इस तरह से मतलब राइटर्स जो है हमारे, वो एक्सप्रेस करें कि लाइफ जो है एंड्स थ्रू व्हाट वंस स्टैंड, मतलब सस्टेन्ड इट। जैसे लाइफ सस्टेन किस चीज से होता है, टाइम से, ब्रेथ से, लव से, इमोशन से, यही सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो गई, इनको एंड की तरफ बढ़ा दिया। फिर कहता है कि दिस द प्रिसीवेस्ट विच मेक्स द लव मोर, कहां चला गया, हाँ, make love more strong to love that well which thou must leave eerie long। लास्ट के दो स्टेंजा में कहते हैं राइटर कि दिस thou privest, मतलब तुम देखती हो, मतलब कहते हैं कि that believeth, इनकी जो beloved है, sees the speaker's aging and mortality, she knows that he is aging, she knows that he does not have that much life left, but still she is much more in love than, मतलब पहले से ज्यादा प्यार करने लगी है। तो एक सेंस में कह सकते हैं कि एजिंग और मोर्टेलिटी जो है वो इनके और करीब ला रही है ना, इनकी जो प्रेमिका है, इनकी जो बिलवेड है, वो इनके और करीब आ रही है, क्योंकि सी नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई वेरी सून, ही इज एजिंग, और उनका जो प्यार है वो डीपर और डीपर होता जाता है। इसलिए मैं कहता हूं जब आप देखोगे अपने बूढ़े पेरेंट्स को, तो देखोगे पहले की अपेक्षा बूढ़े पेरेंट्स के बीच में जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो 30, 35, 40 साल में एक साथ रहे हैं। तो जब कोई इंसान 40 साल तक एक साथ रहता है ना,
तो उसकी कमजोरियां, उसकी स्ट्रेंथ, हर चीज को वो समझ जाता है ना, हर छोटी छोटी चीजें समझ जाता है। तो उस सिचुएशन में जो उनका कनेक्शन है और भी स्ट्रांग होता जाता है, और ऑब्वियसली बात है कि देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ फियर, और जो फियर और लव है दोनों आपस में एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, लेकिन एक दूसरे को फुलफिल करता है। इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग, देन यू कैन नेवर लव दैट पर्टिकुलर थिंग। चाहे अगर आप मतलब किसी लड़की से प्यार करते हो, चाहे आप किसी लड़के से प्यार करते हो, इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, देन यू आर नॉट लविंग इट। वैसे देखो, इसमें बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होगी, बट जैसे नीचे भी कहते हैं कि फियर जो है ना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, फियर और लव दोनों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन माना गया है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। फियर होगा तभी आप लव कर सकते हो। तो यहाँ भी राइटर जो है ना, वो समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और ये मेरे लाइफ से बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे नाना जी की कहानी है। मैं और मेरे नाना जी बहुत करीब थे, मतलब मैं अपने दादाजी से काफी करीब नहीं था, मैं अपने नाना जी से बहुत करीब था। तो मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा। जब वो बूढ़े होते चले गए, जैसे जैसे वो मेरी नानी जी का हार्ट अटैक से डेथ हो गया था, तो उसके बाद मेरे नाना जी बहुत सोचते थे। और देखो, मेरे नाना जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। अब वैसा नहीं कि ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, मास्टर्स, इस तरह की पढ़ाई नहीं। उन्होंने बचपन से ही सब दिन गाने बजाने में रहे, है ना। उनको पूरा का पूरा रामायण याद था। रामायण के कौन सा श्लोक, कौन से मतलब कौन सा कपलेट कौन से चैप्टर में है, सब कुछ वो बता देंगे, है ना। और उन्होंने वो भी, मतलब क्योंकि मैं जब उनके साथ बैठता था, मैं बहुत घंटों घंटों उनके साथ बैठता था, डिबेट करता था, क्योंकि आई एम नॉट अ बिलीवर, बट ही वॉज एन स्टॉन्च बिलीवर इन गॉड। तो हम दोनों के बीच में हमेशा वो बहस ही होती थी। पर वो अपनी कहानियां बताते थे। इवन वो महात्मा गांधी के साथ ही पैदल यात्रा में चले थे। तो एनीवे, मैं जब उनका लाइफ एंड होने लगा था, तो मैंने उनको देखा, उनकी आंखों में देखा, एंड बिलीव मी, मैं उस चीज को उस समय नहीं समझ पाता था। लेकिन जब मैंने शेक्सपियर की इस पोम को पढ़ा, तो मैं उस चीज को फील कर पाया, मैं उस चीज को समझ पाया कि क्या शेक्सपियर सोच रहे होंगे। तो मैंने उनकी आंखों में हमेशा वो डर देखा, वो भय देखा, है ना, उस डेथ का डर और भय देखा। क्योंकि जब वो बूढ़े हो गए थे ना, तो उन्होंने खाना ज्यादा, दो चीज मैंने गौर किया था। एक कि वो उन्होंने खाना ज्यादा शुरू कर दिया, खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, तो साइकोलॉजिकली ही वाज थिंकिंग इफ ही ईट्स अ लॉट देन ही माइट सर्वाइव, उनका जो बॉडी है वो सर्वाइव करेगा। और दूसरा ये भी देखा कि जब वो बीमार नहीं भी रहते थे, तब भी उन्हें डेली का डेली मेडिसिन चाहिए होता था। और जब कुछ नहीं भी होता था, तभी वो मेडिसिन मार्केट से लेके आ जाते थे, और वो कहते थे हमेशा कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए, और हर रोज वो मेडिसिन खाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है, दैट माइट हेल्प हिम टू सर्वाइव मच लॉन्गर। और उनकी आंखें हमेशा, मतलब एक तरह से लॉनलीनेस की तरह, मतलब किसी न किसी चीज को सर्च कर रहा होता था। मैं जब भी उनके सामने बैठता था, जब उनके सामने खड़ा होता था, क्योंकि जब उनके डेथ बेड को मैंने देखा, मतलब डेथ बेड मतलब जिसपे उनका डेथ हुआ था, तो उनसे पहले मंथ, 2 मंथ पहले देखा, तो वो अपने बेड से बिल्कुल भी नहीं उठते थे। एंड ही कुड नॉट टॉक एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर सकते थे, बट वो बिल्कुल म्यूट हो चुके थे, बहुत लॉनली हो चुके थे, और उनकी आंखों में वो जो चमक थी वो खत्म हो चुकी थी। एंड आई कैन फील इट, आई कैन फील दैट फियर इन हिज आईज, that he is going to die, he knows that he is going to die very soon। और वो पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे। मुझे डर भी लगता था, जब उनको मैं देखता था मुझे डर भी लगता था। बहुत पहले की कहानी है। और उस समय मैं नहीं समझ पाया था कि ही इज फीलिंग वेरी लॉनली, क्योंकि एक समय था जब मैं उनके साथ बैठ के, वो हमेशा अकेले ही बैठते थे और उनके साथ कोई नहीं बैठता था, हर कोई उनसे दूर भाग जाता था, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ बैठता था, ताकि एक तरह से डिबेट भी कर सकूं, है ना। तो ये था, तो मैं उनकी आंखों में भय देखा था। और जब उनका डेथ हुआ, तो वो उनकी आंख खुली की खुली थी, और इस तरह से उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही, मेरी तरफ ही नहीं, पूरे फैमिली की तरफ देख रही थी, जैसे मानो कि वो कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ बयां करना चाह रहे हो। आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट सेम थिंग, बट यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेथ होता है ना, ये जो फियर ऑफ डेथ है ना, वो आपको उस इंसान के बहुत करीब लेके आएगा। उस दिन से नाना जी के लिए मेरा मेरा प्यार और ज्यादा बढ़ गया, है ना। मैं उनको और ज्यादा मिस करने लगा। तो ये जो फियर ऑफ डाइंग है, फियर ऑफ डेथ है, जब आप ये समझ जाओगे कि लाइफ इज ऑल अबाउट इम्परमानेंस, लाइफ परमानेंट नहीं है, कब किसकी लाइफ चली जाएगी नो वन नोज, है ना। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी लाइफ इम्परमानेंस है, तो आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो, आपके लगाव उससे ज्यादा होने लगता है। तो यहाँ पे राइटर वही कह रहा है कि इनकी जो बिलवेड है, वो इनके एजिंग को समझ रही है, वो इनके कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी को समझ रही है ना, वो इनके उस भाव को समझ रही है, और इस वजह से इनकी जो आंखों में जो थोड़ी बहुत चमक बची है, उसी वजह से बची है। इसलिए वो कहता है कि टू लव दैट वेल
which thou must leave ere long, which means कि यहाँ पे लव जो है it grows stronger and stronger when the time is limited. जब समय बहुत कम बचता है, जब समय बहुत कम होता है, तो प्यार जो है वो और ज्यादा बढ़ता है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज की जनरेशन वाले को नहीं पता है कि प्यार होता क्या है. क्योंकि मेरी जो एक्स है, मैंने उसको एक बार फ्लावर दिया था. तो एक बुके दिया था, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे. आई थिंक 10 या 12 रोजेस थे. और उस रोज को उसमें कभी उसने पानी नहीं डाला और धीरे धीरे करके वो रोज सूख गया. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रियल फ्लावर्स देते हैं. तो मैं हमेशा रियल फ्लावर्स में विश्वास रखता हूँ. और अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप रियल फ्लावर्स दो. आर्टिफिशियल फ्लावर्स में फीलिंग्स नहीं होता. क्योंकि जो रियल फ्लावर्स है ना, जब उसको दिया जाता है तो लोग नरिश करते हैं, मतलब लोग अपना केयर देते हैं उसमें. तो लव इज ऑल अबाउट केयरिंग. द मोर यू केयर, द मोर यू ऑफर समवन, द मोर यू आर इन लव विद दैट पर्सन, है ना. लव इज ऑल अबाउट ऑफरिंग. आप अगर ऑफर नहीं कर रहे हो ना, तो विच मीन्स यू आर नॉट इन लव. ऑफर का मतलब ये नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक चीजें ऑफर कर रहे हो. ऑफर का मतलब ये कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ उसको दे देना, है ना, उसके लिए कुछ भी कर जाना. तो इसको लव कहते हैं. तो मैंने उसको जब फ्लावर्स दिया, उसने फ्लावर्स को ऐसे ही रखे रखे सुखा दिया, और सूखने के बाद उसको फेंक दिया उसने. एंड देन एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट शी वाज नेवर इन लव विथ मी. क्योंकि वो जो केयर होता है ना, वो किसी को बोल के नहीं आता. वो फीलिंग अपने आप आता है ना. एंड यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट दैट पर्सन. लेकिन आप जब बूढ़े इंसान को देखोगे, है ना, जब अपने बूढ़े माता और पिता को देखोगे, है ना, बूढ़े अंकल आंटी को देखोगे उन दोनों के बीच में प्यार और ज्यादा बढ़ेगा, है ना. आपस में बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, है ना, एक दूसरे को चीजें शेयर करेंगे. मतलब क्योंकि उनके पास विजडम होता है, उनके पास नॉलेज होता है ना. तो बस यही था. आई होप मैं जो डिलीवर करना चाह रहा था आप तक पहुंच गया होगा, ये मैसेज आप तक चला गया होगा. और जो शेक्सपियर फील करते थे या जो शेक्सपियर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप मैं कर सका. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. चलो, बाय बाय.